Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of distinction between shares and debentures. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवेंचर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। डिवेंचर का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स और डिफरेंट काइंड्स के डिवेंचर्स को हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिवेंचर्स और शेयर्स में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक पार्ट में शेयर्स और दूसरे पार्ट में डिवेंचर्स को रिप्रेजेंट किया है। पहला डिफरेंस लेके चलते हैं। शेयर, अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए शेयर्स का, देन शेयर इज डिफाइंड एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो एक शेयर होता है उसको हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शेयर के कॉन्सेप्ट में। अगर डिवेंचर की बात करी जाए, अ डिवेंचर एक्नॉलेजेस द डेट ड्यू ऑन अ कंपनी। ये एक तरीके के डेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कंपनी की शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है अगर मैं शेयर्स की बात करूंगा, लेकिन डिवेंचर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये कंपनी के डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। दैट इज वेरी क्लियर कि जो शेयर होते हैं वो कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट होते हैं, लेकिन जो डिवेंचर्स है ये कंपनी के बोरोड फंड या बोरोड कैपिटल का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी लोन लेती है, ऐसी कंपनी डिवेंचर्स को भी इश्यू करती है। तो जो लोन फंड है उसका या जो बोरोड फंड है उसका एक पार्ट हो गया डिवेंचर। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। शेयर्स की अगर एसेंशियल की बात करें, then shares are essential for every company to issue except by companies formed for promotion of art, commerce, religion and so on। यानी कि अगर मैं आर्ट, कॉमर्स और रिलीजन के प्रमोशन के रिगार्डिंग जिन कंपनीज को फॉर्म किया जाता है उनको छोड़ दूं तो लगभग हर टाइप की कंपनी के लिए शेयर्स को इश्यू करना जरूरी है, एसेंशियल है ये। लेकिन कंपनी, कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करे या ना करे ये उसके ऊपर रहता है। दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एनी ऑफ द कंपनी। ये जरूरी नहीं रहता है। जैसे शेयर्स जरूरी होती है इश्यू करना, लेकिन डिवेंचर्स को इश्यू करना दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनी ऑफ द कंपनी। क्लियर? अब फोर्थ रेफरेंस की बात करते हैं। कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को हम कंपनी के मेंबर के नाम से जानते हैं। इट मीन्स दैट अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। लेकिन जो कंपनी का रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। यानी कंपनी कभी भी ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू नहीं करती है जिसके बेसिस पर डिवेंचर होल्डर कंपनी के मेंबर बन जाए। ऐसा कोई भी डिवेंचर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू नहीं किया जाता। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द डिविडेंड्स आर पेड ओनली आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैज बीन पेड। अब बात करते हैं हम शेयर्स को या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, लेकिन इस डिविडेंड को डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करने के बाद ही पे किया जाता है। पहले डिवेंचर होल्डर्स को उनके डिवेंचर के इंटरेस्ट को पे किया जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे किया जाता है। डिवेंचर की बात करेंगे तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गेट्स प्रियोरिटी ओवर डिविडेंड ऑन शेयर्स। ये क्लियर हो चुका है कि जो डिवेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट है वो पहले दिया जाता है और शेयर्स पर डिविडेंड उसके बाद दिया जाता है। क्लियर? नाउ द सिक्स पॉइंट क्या कहता है? द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स। सबसे बात क्या होती है? कंपनी के अंदर जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो उसमें वेरिएशन होता है। डिविडेंड किस पर डिपेंड करेगा? प्रॉफिट पर। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि ज़्यादा डिविडेंड पे किया जाना चाहिए तो उन्हें ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो उनका डिविडेंड भी कम हो जाता है। और अगर कंपनी को लॉस होता है या कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में डिविडेंड पे भी नहीं किया जाता है। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। यानी कि कंपनी के लॉस की सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाए। लेकिन अगर मैं डिवेंचर होल्डर्स की बात करूंगा, देन फॉर ईच एंड एवरी डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ द कंपनी इज एट अ लॉस। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
इससे डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं होता है। उनका जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को कंपनी को पे करना ही करना होगा एट अ रेगुलर इंटरवल, भले ही वो लॉस में क्यों ना हो। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस इज शेयर डू नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन असेट्स। शेयर्स कंपनी की असेट पर किसी भी तरीके के चार्ज को क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं डिवेंचर्स की बात करूंगा, डिवेंचर्स में हैव अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो उस केस में वो डिवेंचर्स कंपनी की असेट्स पर एक चार्ज को क्रिएट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स इनकम इज नॉट फिक्स्ड। शेयर होल्डर की इनकम फिक्स नहीं होती है। जैसे हमने पहले डिफरेंस में डिस्कस किया था कि जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो उसके प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, तो जो शेयर होल्डर की इनकम है वो कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो शेयर होल्डर की इनकम भी ज़्यादा होगी, कंपनी को प्रॉफिट कम होता है तो शेयर होल्डर की इनकम भी कम होगी। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो शेयर होल्डर की कोई भी इनकम नहीं होगी। तो इस तरह से शेयर होल्डर की इनकम फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं डिवेंचर होल्डर्स की बात करूंगा, डिवेंचर होल्डर्स गेट फिक्स्ड इनकम बाय वे ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट रेगुलर इंटरवल पर मिलता रहता है। इस तरह से उनकी इनकम क्या होती है, उनकी इनकम फिक्स्ड होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? शेयर होल्डर्स की इनकम फिक्स नहीं है लेकिन डिवेंचर होल्डर्स की इनकम फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेट रिस्क एज दे कैन लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स। ये रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब वो कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट की गई अपनी अमाउंट को लूज कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी लगातार लॉस में जा रही है और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करना पड़ता है। तो वाइंड अप के केस में क्या होगा, शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है कंपनी के कैपिटल में वो क्या होगा, वो डूब जाएगा, वो अपना पैसा लूज कर देंगे। लेकिन अगर मैं डिवेंचर होल्डर्स की बात करूंगा तो डिवेंचर होल्डर्स के साथ में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस को क्लोज भी करती है तो उससे पहले, क्योंकि असेट्स पर चार्ज क्रिएट करते हैं डिवेंचर्स, तो चार्ज क्रिएट करने की वजह से पहले इनके प्रिंसिपल अमाउंट को पे किया जाता है। इसी वजह से डिवेंचर होल्डर्स की अगर बात करी जाए तो दे आर ऑलमोस्ट एट नो रिस्क। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, शेयर होल्डर्स आर रिपेड आफ्टर पेइंग ऑल द डेट्स। यानी कि जब कंपनी के वाइंडिंग अप की बात बनती है, कंपनी के ऑपरेशंस को वाइंड अप किया जाता है, तो उस केस में जब रीपेमेंट की बात आती है तो शेयर होल्डर्स को उनकी अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट जो भी उनका अमाउंट बनता है कैपिटल में, जो भी उनका शेयर है, वो तब पे किया जाता है जब सारे के सारे डेट्स क्लियर कर दिए जाते हैं। उससे पहले उनका जो शेयर कैपिटल में शेयर है वो उनको रिपे नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मैं डिवेंचर होल्डर्स की बात करूंगा, दे आर गेटिंग प्रियोरिटी इन रीपेमेंट। इनको सबसे पहले इनका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किया जाता है फ्रॉम द कंपनी। जब वाइंडिंग अप की सिचुएशन बनती है तब उस केस में। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, शेयर होल्डर्स मे गेट बोनस शेयर्स। कभी कभी होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर्स को भी इश्यू करते हैं। तो ये जो बोनस शेयर्स है इनको ऑब्टेन करने का राइट केवल और केवल कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास होता है। शेयर होल्डर्स ही इन बोनस शेयर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। जबकि अगर मैं डिवेंचर होल्डर्स की बात करूंगा तो डिवेंचर होल्डर्स को ऐसा कोई भी बोनस शेयर नहीं मिलता। ये किसी भी बोनस शेयर के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये कंपनी के मेंबर नहीं है। जो कंपनी के मेंबर है, शेयर होल्डर है, उन्हीं को बोनस शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। इसी वजह से इनको किसी भी टाइप के बोनस शेयर को इश्यू नहीं किया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी इक्विटी शेयर्स या शेयर्स के इश्यू के बेसिस पर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डेवलप करती है तो उसकी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो शेयर्स के इश्यू के बेसिस पर कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है कंपनी का,
दैट इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर मैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के इश्यू की बात करूं तो जब कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, वेरिएशंस आते रहते हैं लगातार। क्योंकि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में क्या होता है, डिवेंचर्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जबकि शेयर्स के इश्यू में कैपिटल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी हाई लेवल की होती है। ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज शेयर्स मे गिव फेवरेबल डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा होता है और डेट का पोर्शन कम होता है, वो उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन मानी जाती है मार्केट के अंदर। तो अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स के बेसिस पर कैपिटल को अरेंज करती है तो उसका जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो उसके फेवर में होता है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर कंपनी डिवेंचर्स को रेज करती है तो उसका जो रेशियो है डेट का वो इक्विटी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से ये कंपनी के फेवर में नहीं होता है। इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओके, एंड द लास्ट डिफरेंस इज इक्विटी शेयर्स कैरी वोटिंग राइट्स। जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, यानी कंपनी में कोई भी जनरल रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो उस केस में ये वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर मैं डिवेंचर होल्डर्स की बात करूंगा तो डिवेंचर होल्डर्स के पास ऐसा कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी कभी भी ऐसे डिवेंचर्स इश्यू नहीं करती है जिसके साथ में वोटिंग राइट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। Okay, so these all are the main differences between the shares and debentures. Thank you.